वेलकम डियर्स। हमारी आज की गुफ्तगू मॉनिटरिंग पर है। हम इसका पर्पस, टाइप्स, रिक्वायरमेंट्स और स्टेप्स देखेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू में शामिल होगा पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग, टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग, रिक्वायरमेंट्स फॉर ए मॉनिटरिंग सिस्टम and steps in designing a monitoring system. Steps include clarify the management structure, clarify the objectives, analyze the process, formulate the manager's questions, determine the indicators, define information flow, and assess resources, costs, and risks. First of all, the purpose of monitoring. Monitoring can be defined as a regular collection and an analysis of information to provide early indications of progress or lacks to the management in the achievement of results of a program. यानी मॉनिटरिंग में हम रेगुलरली डाटा कलेक्ट करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं और इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो लेसन्स मिलते हैं, वो हम मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं ताकि प्रोग्राम की प्रोग्रेस या इसमें कमी बेशी का उन्हें इल्म हो सके। जो पर्पसेस ऑफ मॉनिटरिंग आर, नंबर 1, टू डॉक्यूमेंट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ताकि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जा सके ताकि किसी ऑडिट फर्म को दिखाना है या नए प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो ये काम आ सके। नंबर 2 है टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट जो है वो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अगर करना चाहती है तो उसे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का डाटा अवेलेबल हो। नंबर 3, टू टेक रेमेडियल एक्शन, यानी बहुत सारी कमी कोताही के लिए रेमेडियल एक्शन की ज़रूरत है जो मैनेजमेंट में लेने होते हैं, तो उसके लिए डेटा प्रोवाइड करना भी मॉनिटरिंग का काम है। नंबर 4, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड टू प्रोवाइड फीडबैक टू प्लानिंग, यानी एक्सपीरियंसेस से छोटे छोटे लेसन लर्न करना और जो प्रोजेक्ट की रीप्लानिंग या नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो इनसाइट है, उसको प्रोवाइड करना भी मकसद है मॉनिटरिंग का। Monitoring can be done both in informal and formal ways. For example, sensitive information that will not be written in documents can be communicated better through informal meetings and discussions. A combination of formal and informal methods will yield the best results. यानी मॉनिटरिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड यूज हो सकते हैं और दोनों यूज भी होते हैं। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो हम डॉक्यूमेंट करने की बजाय मैनेजमेंट को बराह रास्त बता दी जाती है, जिससे फौरी तौर पर रेमेडी कर ली जाती है, उसका मदावा कर लिया जाता है और वो डॉक्यूमेंट होने की बजाय उसका सलूशन मिल जाता है। तो मॉनिटरिंग के लिए हमें जो फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी रस्मी और गैर रस्मी दोनों ज़राए की ज़रूरत होती है। इन दोनों से मिलकर ही बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। बी पार्ट है जी इसका टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग। तो 5 टाइप्स हैं। नंबर 1, मॉनिटरिंग ऑफ इनपुट, यानी इनपुट की प्रोविजन जो है, जो क्वालिटी है, उसकी मॉनिटरिंग करना। तो इसमें आमतौर पर शामिल होता है फाइनेंस, इक्विपमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज। सेकंड वन इज मॉनिटरिंग ऑफ रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं एज पर प्लानिंग और नॉट। व्हाट एक्चुअली हैज बीन अचीव्ड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड डिग्रीज, यानी अगर कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है तो कितने लोगों ने डिग्रियां हासिल कर ली हैं और क्या एक्चुअली हम उस पैसों से या उस प्रोजेक्ट से, जो कि ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डिग्री प्रोग्राम हो सकता है, उससे हमने अचीव किया है। नंबर 3, मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन, लेवल ऑफ प्रोजेक्ट, पर्पस एंड इफेक्ट्स, यानी रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में क्या हुआ,
हाउ डज टारगेट ग्रुप यूज द आउटपुट, यानी अगर हमारा ये मकसद था कि हम स्टूडेंट्स को डिग्रियां दे के जॉब पे भेजेंगे, तो कितने लोगों को जॉब मिली, या क्या किस तरह से जो इंडस्ट्री थी उसने हमारी प्रोडक्ट को यूज किया, और कितने लोगों को जॉब मिली, हाउ मैनी ग्रेजुएट्स हैव गॉट जॉब्स। और जॉब मिलने का मतलब ये है कि जो हम उन नौजवानों को इक्विप करना चाहते थे एजुकेशन के साथ, ताकि वो एक बेटर जो है वो सोशल जो है वो स्टेटस हासिल कर सकें, एक बेटर सोशल पोजीशन हासिल कर सकें, जॉब हासिल कर सकें, वो हासिल हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है जी मॉनिटरिंग ऑफ इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट ऑलवेज सोसाइटी पर होता है, यानी उस लोकल जो कम्युनिटी है उस पर क्या असर उसका प्रोजेक्ट का हुआ, हमारी जो अदारे का हुआ। मसलन उस लोकल जो कम्युनिटी है उसके अफराद अगर तालीम हासिल करने के बाद जॉब हासिल कर लेते हैं तो उनकी सिविक सेंस बेटर हो जाती है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाती है, उनके रवैये बेटर हो जाते हैं। तो इसको हम इम्पैक्ट कहते हैं, यानी इम्पैक्ट हमेशा पॉपुलेशन पर होता है। यानी अगर हम इसको लफ्ज़ों को देखें तो व्हाट चेंज इन दी सोसाइटी आफ्टर द प्रोजेक्ट साइकिल इज कंप्लीटेड, तो क्या चेंज उनमें आई है। व्हाट चेंज इन इंसिडेंस ऑफ अनएजुकेटेड लोकल यंग पॉपुलेशन, यानी अब हमें लोकली अनएजुकेटेड लोग कितने मिलते हैं, यानी प्रोजेक्ट से पहले जाहिर है उनकी परसेंटेज अगर 70 थी जो अनएजुकेटेड हैं, तो प्रोजेक्ट के बाद वो 60 या 50 यानी कम ही हुई होगी। फिफ्थ है मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी व्हाट चेंज इन सोशल एंड एजुकेशनल लेवल ऑफ लोकल पॉपुलेशन, यानी जब हमने वो प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त हम समझे कि 70% लोग जो थे तो अनएजुकेटेड थे, तो अब उनमें से 20% को भी हमने एजुकेट कर दिया, तो पीछे 50% अनएजुकेटेड रह गए। तो कंटिन्यूसली जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंटेक्स्ट भी चेंज होता जाता है, उसी कंटेक्स्ट को चेंज करना ही प्रोजेक्ट का मकसद होता है, जिसको हम इम्पैक्ट भी कहते हैं। इम्पैक्ट जो हमने क्रिएट किया और कंटेक्स्ट जो उस हमारी क्रिएटेड चेंज के बाद जो फिनोमेना हो गया, जो सिचुएशन हो गई, उसको हम नया कंटेक्स्ट करेंगे और पहले वाले को पहला कंटेक्स्ट कहेंगे। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मॉनिटरिंग सिस्टम, सी पार्ट है इसका। क्लैरिटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स, रिजल्ट्स, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी हमने जब मॉनिटरिंग सिस्टम कोई बनाना है तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, एक्टिविटीज़ कौन सी कराएंगी, और रिसोर्सेज कौन से हमारे लिए यूटिलाइज होंगे। मसलन मकासद, नताइज, एक्टिविटीज़ कौन सी हमने करवानी है और उसके लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए हैं, इसमें हमें क्लियर होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है जी क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यानी जो हमने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वहाँ रखा है उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी और कौन कौन से फैसले वो अपने लेवल पर कर सकता है और कौन से फैसले के लिए उसने हायर मैनेजमेंट को अप्रोच करना है। नंबर 3 है क्लैरिटी ऑन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स एट द लेवल ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यानी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से अगर हम पूछें तो उसके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस प्रोग्राम के बारे में होनी चाहिए, इसकी भी क्लैरिटी ज़रूरी है, तभी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम वर्क कर सकता है। फोर्थ है जी क्लैरिटी एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड बाय द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यानी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने कौन सी इंफॉर्मेशन अपने हाई एफ्स को प्रोवाइड करनी है या सप्लाई करनी है। नंबर 5 फ्रीक्वेंसी, फ्लो एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग बाय द प्रोग्राम टीम टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यानी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साथ जो प्रोग्राम टीम है वो कितनी देर बाद और किस फॉर्मेट में और किस ज़रिए से इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को देगी। मसलन क्या तालिब इल्म डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा या टीचर के ज़रिए पहुंचाएगा, इसको हम फ्लो की सूरत में कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डेली हो
का मतलब है क्या डेली पहुंचाएगा या हफ्ते बाद या महीने बाद, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग है क्या इनफॉर्मली इतला देगा, फॉर्मली इतला देगा, उसका कोई एप्लीकेशन देगा या जाके बताएगा, तो ये फॉर्मेट में आएगा। और लास्ट इसका जो पॉइंट है 6, वो है फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्मेट ऑफ फीडबैक बाय द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। यानी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो जो एक तरह से फीडबैक देगा तो मैनेजमेंट को, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी महीने बाद होगा, 2 बाद होगा, साल बाद होगा, रोज होगा। और वो उसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी वो कोई ईमेल से भेजेगा, वो कोई हार्ड कॉपी में भेजेगा, वो कोई व्हाट्सएप करेगा, और उसके में कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, वो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होगी, उसमें एक्शन भी होंगे, रीजंस भी होंगी, ये सारे का सारा क्लियर होना ज़रूरी है, तभी कोई जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो वर्क कर सकता है। अब इसका डी पार्ट है कि स्टेप्स क्या होंगे। तो मॉनिटरिंग सिस्टम में जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके 7 स्टेप्स यूजुअली होते हैं। स्टेप 1 है क्लैरिफाई द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, स्टेप 2 क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव, स्टेप 3 एनालाइज द प्रोसेस। इन तीनों को मिला के हम सिचुएशन एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं जी। नंबर 4 आइडेंटिफाई द मैनेजर्स क्वेश्चंस। नंबर 5 है जी डिटरमिन दी इंडिकेटर्स। तो मैनेजर्स के जो क्वेश्चंस हैं और जो डिटरमिन दी इंडिकेटर्स हैं, इनको हम मिला के कहते हैं इंफॉर्मेशन नीड्स। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं डिज़ाइन द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड असेस मीन्स। मीन को रिसोर्सेज भी कहते हैं, कॉस्ट्स एंड रिस्क, इन दोनों को हम कहते हैं मिला के डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशंस। तो आए हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पॉइंट 1 है जी, जिसको हम स्टेप 1 भी कह ले हैं, क्लैरिफाई द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 डिफाइन फॉर हु द मॉनिटरिंग सिस्टम इज इंटेंडेड, हु इज सपोज टू मॉनिटर। यानी असल में बॉस कौन है, कंट्रोलर कौन है, जिसको इन्फॉर्म करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, ये क्लियर होगा तभी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है। सेकंड पॉइंट है क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ द मैनेजर विज ए विज स्टाफ एंड सुपीरियर्स। यानी वो जो मैनेजर है उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो जो प्रोग्राम एक कोऑर्डिनेटर है उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्टाफ क्या है, उसके सुपीरियर क्या है। यानी जैसे एक डेजिग्नेशन है, जैसे चेयरमैन है, उनके नीचे प्रोफेसर्स होते हैं, उनके ऊपर डीन होते हैं। तो ये सारा जैसे जो सोशल पोजीशंस होती हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ मातहत हैं, कुछ उनके मुतहत हैं, तो इनको हम इन पोजीशन को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लिए जो मॉनिटरिंग के लिए बनेगी। नंबर 3 है विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजर। वो जो मैनेजर है, वो जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, उसकी जिम्मेदारियों का भी पता लगाना ज़रूरी है, यानी क्लियर करना ज़रूरी है। स्टेप 2 है जी क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसके भला, ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग के। नंबर 1, a project and a project organization is created because certain objectives are to be achieved। यानी जब हम प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, जब कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है समथिंग विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई अदारा होता है तो तभी हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कोई भी इदारा जब प्रोग्राम जो हम शुरू करते हैं वो कोई ना कोई मकसद हासिल करने के लिए होता है। मसलन कोई टीचिंग प्रोग्राम है, जो बीएस प्रोग्राम है, तो वो भी हम जो है वो नेशन को या नेशन के जो स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए बनाते हैं। नंबर 2 है जी इसका व्हाट रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अचीव्ड एंड थ्रू विच एक्टिविटीज देयर टाइमिंग्स। यानी हमने देखना है कि उस प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे, उसके लिए हम क्या एक्टिविटीज़ कराएंगी, उसकी टाइमिंग क्या होंगी। जैसे बाकायदा से हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो इस तरह अदारों के अंदर ये क्लियर करना ज़रूरी है
कि कौन सी एक्टिविटी कब होगी। एंड आल्सो देयर काजल रिलेशनशिप्स, यानी उन एक्टिविटीज से हमारे ऑब्जेक्टिव्स का को अचीव करने से क्या ताल्लुक है, और क्या उन्हीं एक्टिविटीज से हमारे जो रिजल्ट्स हासिल होंगे, यानी हाउ these activities actually cause the results we want to achieve, जिसको कहते हैं causal relationships, including the important external factors। हम जो external factors हैं उनको भी हम consider करते हैं। यानी जब हमने ये सारी एक्टिविटीज़ बनानी है, उनकी टाइमिंग और रिजल्ट देखना है, तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर को भी नज़र रखना है, मसलन जॉब मार्केट है, सोसाइटी है, इनको भी हम जहन में रखते हैं। नंबर 3 है जी, द लॉजिकल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द कॉजल रिलेशंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो हमारा लॉजिकल फ्रेमवर्क है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के दरमियान भी कॉजल रिलेशनशिप को कंसिडर करता है। ये क्या है जी, देखें ना, हम एक सेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं जो हमारे कोर्स लर्निंग आउटकम से कनेक्टेड हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम हमारे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम से कनेक्टेड हैं, और हमारे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड हैं, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव हमारे सोसाइटी की ज़रूरतों से कनेक्टेड हैं। तो इनमें से हर एक चीज़ दूसरे को काज कर रही है, वजह बन रही है। मतलब हमारी क्लासेस ही काज करती हैं, वजह बनती हैं हमारे कोर्स लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने का। फोर्थ है जी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर gives a clear picture of what is to be delivered by different levels of the organization। यानी ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी से या मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर की क्लैरिटी से एक वाज़ेह पिक्चर आती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल 1 क्या करेगा, 2 क्या करेगा, 3 क्या करेगा, 4 क्या करेगा। मसलन टीचर का काम है कि वो सिलेबस और इंस्ट्रक्शन डिलीवर करें, स्टूडेंट का काम यह है कि वो लर्निंग डिलीवर करें। तो ये हर एक जो लेवल है उसकी अपना अपना एक आउटपुट होता है। स्टेप 3 है जी, एनालाइज द प्रोसेस है। एनालाइज द मेजर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर जो बड़े बड़े स्टेप्स हैं उनको हमने एनालाइज करना होता है, उनको हमने देखना होता है कि उनमें कौन कौन से सब स्टेप्स शामिल हैं। और आप जानते हैं किसी भी आउटपुट को हासिल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और उसी तरतीब से हम परफॉर्म करें तो तभी हमें आउटपुट हासिल होता है। नंबर 2 है जिसका आइडेंटिफाई मेजर पोटेंशियल बॉटलनेक्स, यानी कौन कौन सी रुकावटें मौजूद हैं, कौन कौन से पॉइंट पर हमारा काम स्लो डाउन हो सकता है, कहाँ कहाँ कंजस्टन है। जैसे हम सफ़र करते हैं तो रास्ते में पता चलता है कि एक जगह पर कंजस्टन है, ट्रैफिक जैम है, वहाँ हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनको पहले से जानना ज़रूरी है। यानी अगर कहीं ट्रैफिक जैम है, हमने स्लो चलना है, तो हम दो काम करते हैं। एक तो या तो हम वक्त से पहले निकलते हैं, यानी जितना टाइम ट्रैफिक जैम में लगना है उतने घर से एक्स्ट्रा लेकर निकलते हैं मंजिल पर पहुंचने के लिए। दूसरा हल ये होता है कि हम रास्ता ही चेंज कर लें। तो दोनों में से बोटलनेक्स का पता होगा, रुकावटों का पता होगा, तो तभी हम ये एक्शंस ले पाएंगे। 3 पॉइंट है जी, क्रूशियल स्टेप्स एंड क्रिटिकल मोमेंट्स, यानी प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोग्राम के दौरान क्रूशियल मोमेंट्स कौन से होते हैं। मसलन एडमिशन एक बड़ा काम है, उसको सेमेस्टर को पास करना एक बड़ा काम है, एंड में जो सीजीपीए को मेंटेन करके डिग्री लेना एक बड़ा काम है। तो हमें पता हो कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ताकि हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। स्टेप 4 है दी फॉर्मुलेट दी मैनेजर्स क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या हैं, मैनेजर ने जिन सवालों पर इंफॉर्मेशन गेन करनी है, जिन सवालों के ज़रिए इंफॉर्मेशन गेन करनी है, जिन सवालों का जवाब उसने देना है अपने सीनियर को, उन सब को हम मिला के मैनेजर्स क्वेश्चंस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। नंबर 1 है जी, what do different management level need to know about each information chapter in order to be able to take the project proper decision। यानी स्टूडेंट लेवल पर कौन सी इन्फॉर्मेशन हो तो वो डिसीजन ले सकेगा, टीचर लेवल पर कौन सी इन्फॉर्मेशन हो, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लेवल पर कौन सी इन्फॉर्मेशन हो, चेयरमैन लेवल पर कौन सी इन्फॉर्मेशन हो,
डीन लेवल पर कौन सी इंफॉर्मेशन हो, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट लेवल पर कौन सी इंफॉर्मेशन हो, तो ये सारी का सारा पहले से क्लियर करना ज़रूरी है। नंबर 2 है मेक ए सिलेक्शन ऑफ की क्वेश्चन यूजिंग द फॉलोइंग लिस्ट। तो इस लिस्ट को यूज़ करके हम जो है वो की क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। मसलन हमने देखना है कि इसका फाइनेंस कैसा है, इसमें इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, मटेरियल कौन सा होगा, ह्यूमन रिसोर्स कौन सा होगा, नेसेसरी अप्रूवल्स कौन सी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम मैनेजर्स के क्वेश्चन बनाते हैं। आउटपुट कौन सा होगा, इसमें जो है वो टारगेट ग्रुप कौन सा है जिसको हमने सर्व करना है, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, बॉटलनेक्स कौन से हैं, थिंग्स लाइक दैट। अब है जी इसका जो 2 पॉइंट हमने देखे, और जो इसका थर्ड पॉइंट है उसको हम देखेंगे। मॉनिटरिंग द आउटपुट एंड रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स और आउटपुट को हमने किस तरह से मॉनिटर करना है, यानी वो डिलीवर हो रहा है या डिलीवर नहीं हो रहा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जी मॉनिटरिंग ऑफ यूज़, यानी जो हम प्रोजेक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं उनका प्रॉपर यूज़ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी हमने ये देखना है कि जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उसको हमारी टारगेट पॉपुलेशन यूज़ भी कर रही है कि नहीं कर रही। मसलन हमारी जो डिग्रियां लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब भी मिल रही है या नहीं मिल रही। नेक्स्ट है जी मॉनिटरिंग ऑफ चेंज, द इफ़ेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने सोसाइटी में जाके जॉब मार्केट में क्या चेंज लाए हैं, तो इसको मॉनिटरिंग ऑफ चेंज में हम जो है वो देखेंगे। ये सारे सवाल हैं, यानी मैनेजर से पूछा जाएगा कि आपका जो आउटपुट क्या है, रिजल्ट्स क्या है, आपके रिजल्ट्स का इस्तेमाल क्या है, आउटपुट का इस्तेमाल क्या है, आपके आउटपुट के इस्तेमाल ने सोसाइटी में क्या चेंज लाई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो उनसे पूछा जा सकता है कि आपके ग्रेजुएट्स ने जो कॉन्टेक्स्ट में क्या तब्दीली की है, जो एक्सटर्नल फैक्टर थे, जो मुआशरे की सूरत हाल थी, जैसा मैंने पहले मिसाल दी कि उसमें से अनएजुकेटेड लोग कम हो गए हैं और लोगों की माली हालत बेहतर हो गई है, तो इसको हम अब सोसाइटी में क्या चेंज आई है। नेक्स्ट पॉइंट है जी मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस। तो पोटेंशियल बॉटलनेक्स जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, और क्रूशियल एलिमेंट्स को भी उसको पता होना चाहिए कि ये जो 4 मुश्किल पॉइंट्स थे इसमें, जिसमें से 3 गुजर गए हैं, एक रह गया है, तो ये भी उन जो मैनेजर्स क्वेश्चन का पार्ट है। तो लास्ट है जी आर दी क्वेश्चंस फॉर्मुलेटेड सफिशिएंटली जेंडर सेंसिटिव, यानी जो सवाल बनाए गए हैं वो दोनों जेंडर्स के मसाइल को कवर करते हैं या नहीं करते। मसलन जो फीमेल कोलीग्स हैं उनको मैटरनिटी लीव या इस तरह की बाकी फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो मेल के लिए नहीं होती, तो दोनों को जो है दोनों जेंडर्स को जो हमने बराबरी तौर पर इक्विटी से लेकर चलना है। स्टेप 5 है जी डिटरमिन द इंडिकेटर्स। इसके 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 डिटरमिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स, यानी कौन से इंडिकेटर्स को हमने डायरेक्टली मेजर करना है और कौन से इंडिकेटर्स इनडायरेक्टली मेजर किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है ये देखना है कि जिस इंडिकेटर को हम मेजर कर रहे हैं वो वैलिड है या वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब ये है क्या वाकई वो इंडिकेटर प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस को जाहिर भी करता है या नहीं करता। और नेक्स्ट इससे जुड़ी हुई बात है कैन दी वेरिएबल बी मेजर्ड विद सफिशिएंट एक्यूरेसी, यानी पहला वो वाकई प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है या लैक ऑफ प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट भी करता हो, और दूसरा हम उसे मुनासिब एक्यूरेसी के साथ मेजर भी कर सकते हों या करें या कर चुके हों। नंबर 3 है अंडर व्हाट कंडीशन इज द इंडिकेटर वैलिड, क्योंकि एक सूरत में इंडिकेटर एक जो प्रोग्रेस जाहिर करता है प्रोजेक्ट की, हालात के बदल जाने से वो नहीं भी करता, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। 4th है जी इज़ द इंडिकेटर सफिशेंटली सेंसिटिव, यानी इंफॉर्मेशन जो इंडिकेटर से, ये नहीं कि इंडिकेटर में एक ही स्कोर आ रहा हो चाहे काम 60% हुआ हो जैसे 80% हुआ हो,
लेकिन काम में थोड़ी सी चेंज भी उस इंडिकेटर में जाहिर हो रही हो। पॉइंट 5 है जी, व्हाट इज मेंट एग्जैक्टली बाय ईच टर्म यूज। जो भी हम इंडिकेटर का नाम लेंगे उसका हमें क्लियरली पता हो कि इसका मतलब क्या है, उसको हम डिफाइन कर सकें ताकि हम दूसरों को बता सकें। सिक्स्थ है जी, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। ऊपर जितनी भी बातें की गई हैं उनमें से हमने मुनासिब यानी वैलिड इंडिकेटर चुनने हैं, और कास्ट इफेक्टिव यानी उन पर वक्त भी थोड़ा लगे और कास्ट भी कम आए वो वाले इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम की प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने के लिए या इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। 6 पॉइंट है जी, डिफाइन द इंफॉर्मेशन फ्लो। ये सारे का सारा हम मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। तो डिफाइन फॉर ऑल डाटा, इसके लिए 5 चीज़ें हमने डिफाइन करनी है। पहली है वेयर विल द डाटा बी कलेक्टेड, कहाँ कलेक्ट किया जाएगा, साइट क्या होगी। नंबर 2, विद व्हाट मेथड एंड बाय whom, यानी उसके लिए मेथड क्या होगा और कौन करेगा, डाटा कलेक्टर कौन होगा। नंबर 3 है वेयर विल द डाटा बी स्टोर्ड, यानी डाटा जमा किए कहाँ किया जाएगा। ये ना हो कि ओपन पड़ा हो और कोई उसको मैनिपुलेट कर दे। किसी जिम्मेदार आदमी के पास होता है ताकि उसको चेंज ना किया जा सके, और ऐसे फॉर्मेट में होता है जिसको रिट्रीव करना आसान हो, जिसको प्रोसेस करना आसान हो, जिस पर एनालिसिस करना आसान हो। नंबर 4 है हु शुड प्रोसेस एंड रिपोर्ट, यानी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करने की ज़रूरत है कि डाटा का एनालिसिस कौन करेगा, प्रोसेस कौन करेगा और रिपोर्ट कौन करेगा। और लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है हाउ एंड व्हेन विल बी रिपोर्टेड, यानी कब, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात की थी कि कब ये डाटा रिपोर्ट होगा और ये कैसे रिपोर्ट होगा, यानी रिपोर्ट का फॉर्मेट वगैरह क्या होगा। इसके साथ साथ ये किस को रिपोर्ट होगा ये भी ज़रूरी है। इसका लास्ट है जी स्टेप 7, असेस रिसोर्सेज कास्ट एंड रिस्क। अब चूंकि ये प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, तो इसके हमने नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं उसको भी जो हमने देखना है कि विच रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए कौन से ज़राए ज़रूरी हैं। यानी कोई कंप्यूटर चाहिए होगा, कोई उसकी तस्वीर या इमेजेस चाहिए होंगी, कोई उसका साउंड रिकॉर्ड चाहिए होगा। तो ये भी जो रिसोर्सेज का होना भी ज़रूरी है। नंबर 2 है व्हाट विल बी द कास्ट, टाइम और मनी कितना लगेगा उसको प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में रखना भी होता है। नंबर 3 है विल द इंफॉर्मेशन बी रिलायबल, यानी ऐसा तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे ढीली डाली हो उससे प्रोजेक्ट का पता ही ना चले, यानी जो कागज़ कुछ और बता रहे हों और रियलिटी कुछ और बता रही हो, ऐसा ना हो। लास्ट है जी डू कास्ट वे अप अगेंस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी। क्या जो इंफॉर्मेशन मौजूद है जो हमने मॉनिटरिंग सिस्टम से हासिल की है वो वाकई गुड वैल्यू फॉर मनी है और रिसोर्सेज है। यानी हमने 10 बंदों को लगा के 10 महीने की पे दे के जो इन्फॉर्मेशन गेन की उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एक बंदा साइट का चक्कर लगाए या एक बंदा ग्रेजुएट से मिल ले तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर हमें इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 पॉइंट्स थे जिस पर हमने बात की और जिस पर हमने एक व्यू बनाने की कोशिश की। अब हम कहते हैं कि अब हमने क्या बात की है। तो हमने बात की है पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग पर, टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग पर, रिक्वायरमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम पर, और हमने 7 स्टेप्स पे बात की जिन स्टेप्स के अंदर शामिल था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर पर, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पर बात की, और एनालिसिस ऑफ प्रोसेस पर बात की, और मैनेजर्स क्वेश्चंस पर बात की, और जो मॉनिटरिंग के इंडिकेटर्स पर बात की, इंफॉर्मेशन फ्लो पर बात की, और आखिर में हमने बात की कि कैसे हम जो मीन्स या रिसोर्सेज हैं, कास्ट हैं, रिस्क हैं, उनको हम कैसे असेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू नेक्स्ट टाइम।